बहुत तरह की चुनौतियां और समस्याएं हैं कोविड-19 की वजह से। तो क्या हुआ कि कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर बातचीत करनी शुरू की और थोड़ा बहुत इसके ऊपर लिखा भी जाने लगा। लेकिन ये समस्या कितनी गंभीर है, चुनौतियां कितनी गंभीर है, समस्याएं कितनी गंभीर है, इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया, नहीं विचार किया गया। कोविड 19 जेंडर इनइक्वालिटी को डीपन क्यों है, वो जटिल और कॉम्प्लेक्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर काम का बर्डन बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा जॉब इनसिक्योरिटी उनके अंदर बहुत आ गई है। आत्मनिर्भरता, खासकर आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है उनकी बहुत कम हो गई है और लीडरशिप पोजीशंस में उनकी जो जगह है वो नगण्य है। जो डिसीजन मेकिंग है इस मामले में उसमें बहुत ही कम स्थान है। लेकिन इन सब चीजों को हम एक एक करके अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से इन चीजों को हम समझ पाएंगे। हम एक एक चुनौती को लेते हैं, एक एक बात उसके ऊपर करते हैं और फिर हम देखेंगे कि महिलाएं किस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं है। ये भी मैं साथ में आपको बताना चाहूंगी कि इन कोविड-19 का जो प्रभाव है हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग है। वो आयु के अनुसार अलग हो सकता है, इकोनॉमिक क्लास के अनुसार अलग हो सकता है, नस्ल, धर्म, फिजिकल आपका एबिलिटी, कितनी आप में कैपेसिटी है, आप कितना बियर कर सकते हैं, वो अलग अलग तरह से आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। कंट्री टू कंट्री, स्थान से भी इसमें वेरिएशंस आएंगी। लेकिन एक बात साफ है सभी चीजों से कि इसकी जो गहरा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो महिलाओं के ऊपर पड़ा है, वो लड़कियों के ऊपर पड़ा है। जो प्रभाव है वो ऐसा है कि अगर उनके समाधान ना ढूंढे गए तो आने वाले समय में समस्याएं गहरी हो सकती हैं। तो जहां तक हम चुनौतियों की बात करते हैं तो कई लोग बात करते हैं कि ऐसा तो हमें अलग से मैडम कुछ दिखाई नहीं देता कि महिलाएं कुछ अलग तरह की समस्याओं को झेल हाथ सब परहेज है। तो लेकिन जब हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के बाद हम लोगों की सोच जो है इसके ऊपर जरूर बदल जाएगी और इससे संबंधित जो प्रश्न भी होंगे वो भी हम बाद में उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ताकि जो हमारे दिमाग की कुछ खिड़कियां बंद हैं इस मामले में वो खुल जानी चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि महिलाओं को इस तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो चुनौतियों में जहां तक बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी कि ग्रेटर बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन है उसके ऊपर डोमेस्टिक वर्क का, और सबसे ज्यादा साथ में केयर वर्क, देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। अब बात आ जाती है कि महिलाएं तो पहले से ही सामान्य परिस्थितियों में भी घर के कामों में पहले ही योगदान ज्यादा देती थी। लेकिन अब जो कोविड-19 के समय लॉकडाउन हुए उसमें सभी लोग घर पे थे, चाहे वो हस्बैंड्स हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, और महिला स्वयं भी जो है वो घर पे है। तो पूरा दिन जो है उसका काम जो है खत्म नहीं होता। पुरुषों को या लड़कों को हमारे यहाँ काम करने की आदत है। वो लोग जब उनका मन होगा तो वो करेंगे, जब उनका अपनी एक्सरसाइज, अपना काम, अपनी चाय पानी, अपना रेस्ट, अपनी पिक्चर देख चुकेंगे तो उसके बाद वो सोचेंगे हाँ चल थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। लेकिन जो फाइनल जिम्मेवारी है वो उसके ऊपर है। या वो 1 मिनट में ये कह देते चलो ये बनाते हैं, ये बना के लाओ, ये खाते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो सफाई है, हर जिम्मेवारी जो है वो औरत के ऊपर है। और दूसरी बात ये भी था कि जिनके घरों में मेड्स थी, जो हेल्पिंग हैंड था, उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। और जहां जहां महिलाएं वर्किंग थी और उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था, तो वो एक चुटकुला सा बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर चलता हुआ देखा होगा, जिसमें एक हाथ में लैपटॉप है, उसके 7-8 दिखाए हैं माँ दुर्गा, एक हाथ में लैपटॉप है, तो एक तरफ बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है, तो एक तरफ कपड़े डाल रही है। तो वो जो है वो वास्तविकता है। वास्तव में औरत को इतने ही हाथों से ऐसे ही काम करना पड़ रहा है। एक तरफ उसको ऑनलाइन करना है, दूसरी तरफ उसको घर भी और पूरे घर की फरमाइशों को भी पूरा करना है। और दूसरी बात जो मैं देखती हूँ कि हमारे घर में जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये छोटा बच्चा करना है, उसकी जो केयर करनी है वो भी जिम्मेदारी औरत के ऊपर है। हाँ, कुछ कहने के बाद वो थोड़ा बहुत उनका कर देंगे, लेकिन जो फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे यहाँ महिलाओं को ही दी गई है। तो वो अनपेड केयर कर रही है। विदेशों में तो हर छोटी छोटी चीज की पेमेंट होती है, लेकिन भारत की जहां तक मैं बात करूंगी, यहाँ तो हर काम जो है वो
अनपेड तरीके से कर रही है, और अनइक्वल शेयर है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। कोई उसके डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, कोई ऐसी घर में पॉलिसी बनती नहीं है कि किसने क्या काम करना है और किसने क्या काम करना है। हाँ, बस थोड़ी बहुत जो हेल्प कर दी उसके साथ ही हम सोचते हैं। तो इस तरह से कोविड-19 में औरतें ओवरबर्डन हुई हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और भी कहनी चाहूंगी कि ऊपर से ये भी है कि विद इमोशनली डिटैच्ड हस्बैंड्स। अब आप कहेंगे कि मैडम इसमें डिटैच्ड वर्ड आपने कैसे लगा दिया और कैसे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इमोशनली वो अटैच्ड हो तो डेफिनेटली वो पूरे काम में उनका सहयोग दे, और वो महिला की तकलीफ को और उसकी चुनौतियों को भी समझे। वो अगर वो वर्किंग है तो वो ये भी समझे कि ये महिला जो है वो काम इतना कर रही है तो मुझे इसका योगदान देना चाहिए। इस वर्किंग में मैं ये देखती हूँ कि जब बच्चे घर में हैं, स्कूल में उनकी जो एनर्जी थी वो चैनलाइज हो जाती थी। कभी उनका पीटी का पीरियड है तो कभी गेम्स, तो कभी क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, तो कभी म्यूजिक कर रहे हैं, तो कभी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में वो पूरे ना जाए, उसको भी काम कराना है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। और बच्चा ऐसे में जब घर की चारदीवारी के अंदर है तो वो बड़ी घुटन महसूस करता हुआ चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो पूरी तरह से महिला के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी का भी शारीरिक और मानसिक प्रेशर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि महिला के सामने घर के कामकाज की और केयर की एक बहुत ही ज्यादा समस्या है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी कि इस समय में बहुत बड़ा है सेक्सुअल, फिजिकल, डोमेस्टिक वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो लोग घरों में है, महिलाएं घरों में है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि जो भी भाई या पूरे विश्व के जागरूक लोग हैं, जो न्यूज थोड़ी बहुत देखते हैं, वैसे बहुत ज्यादा न्यूज में इस विषय के ऊपर इतनी बातचीत नहीं हो रही। मैं लास्ट में जब हम सजेशंस की बात करेंगे उसमें बात करूंगी कि महिलाओं का जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा है, वो आप लोग कहेंगे कि दूसरे देशों में भी बढ़े हैं। इवन यूके में जो है 700% हो गया, भारत में ये 100% बढ़ा है। भारत की जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि मार्च के 20 दिनों में हमारे पास 123 कंप्लेंट्स आ गई और 370 कॉल्स आई। आप ये देखिए कि जिस देश में 70 से 80% से भी ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि नेशनल कमीशन नाम की भी कोई चीज है, हम वहां कंप्लेन कर सकते हैं, वहां ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। और हम दूसरे देशों की बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां उनकी कंप्लेंट्स को एंटरटेन भी किया जा रहा है, उनके लिए समाधान भी ढूंढे जा रहे हैं, और अगर कोई ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है तो उनके रहने की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन भारत में जो है इस समस्या के वो देखा तो जा रहा है, लेकिन एक ही बात आती है, ना तो पुलिस मदद करने में बहुत आगे आ रही है। नेशनल कमीशन ने एक हॉटलाइन जरूर लॉन्च की थी, लेकिन उसके भी रिस्पॉन्सेज जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। महिलाओं को जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। वो अभी भी पतियों की प्रताड़ना का और उसका जो उसमें प्रताड़ित हो रही हैं, और बच्चे भी बहुत सारे घरों में जो मेल्स हैं उनकी क्रुएलिटी का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा जहां तक सेक्सुअल अब्यूज और उसकी हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो अगर डाटा उठा के देखेंगे तो बच्चियों का जो रेप होता है या उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट होती है वो ज्यादातर रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जो आसपास के पड़ोसी होते हैं और जानकार लोग होते हैं। तो ऐसे में ये जो है और भी ज्यादा बढ़ गया है। नेशनल कमीशन की विमेन ने कहा है कि ये एक्सप्लॉयटेशन की भी और दूसरी घटनाओं की भी जो है वो 2 गुना हो चुकी है। आप छोटी छोटी बातों के जो टीवी के ऊपर भी आपने कुछ न्यूज नोटिस की होंगी। कुछ दिन पहले था कि नर्स के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। हॉस्पिटल्स में जिन नर्सिस के लिए हम कह रहे हैं कि दिए जलाए या हमने थाली बजाई और उनके साथ छेड़छाड़ की समस्याएं हो रही हैं। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि आपने काफी दिन पहले लखनऊ की एक न्यूज सुनी होगी कि एक महिला टीचर जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास देती थी, उसका फोन नंबर क्योंकि बच्चों के पास भी होता था, तो वो फोन नंबर से फादर ने उसके साथ उल्टी सीधी बातचीत करनी शुरू कर दी और उसको फोन कॉल्स करनी शुरू कर दी। उस महिला टीचर ने जब प्रिंसिपल के नोटिस में ये चीज लेके आई तो प्रिंसिपल ने सभी फीमेल टीचर्स का चेहरा दिखाना बंद कर दिया। या तो ब्लैक बोर्ड दिखता था, या कॉपी पेन दिखता था, या उसके हाथों के एक्शन दिखते थे। आप सोचिए ऐसी भयानक बीमारी के समय भी जब हम सब लॉकडाउन है
जब हम सब इससे डर रहे हैं कि कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, तो इस देश में महिलाओं के साथ जो बदतमीजी है या छेड़छाड़ है, जो इस तरह की समस्याएं हैं, वो तब भी जारी है। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा होगा, सबने बनाए भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भेजने के लिए। उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ गई कि लड़कों ने क्या किया कि वो वहां से उनकी लड़कियों की डीपी उठाई, उसके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, वहां से फोन उठाया, उसके ऊपर बातचीत करनी शुरू कर दी, जबरदस्ती उसको ये कर रहे हैं। और बहुत सारी लड़कियों ने अपनी डीपी बदल दी, बहुत सारी लड़कियों ने वो ग्रुप छोड़ दिया, ये कहकर कि मैं दूसरी सहेली से सारा काम ले लूंगी, लेकिन मैं इस ग्रुप में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर इस तरह के मैसेजेस मेरे ब्रदर ने या मेरे फादर ने देख लिए तो मेरी स्टडी तो छूटनी लाजमी है। तो सोचिए जरा, हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और कैसा हो रहा है हमारे देश में। अब बात ये आ रही है कि ये क्यों हो रहा है। पुरुषों में जो कुंठा पैदा हुई है, किसी कारण से उनकी नौकरी की सैलरी कम होगी, कि कंपनी ने कहा अगर 60,000 ले रहा है तो अब हम तुम्हें 20,000 ही दे पाएंगे, या कोई बिजनेस करता था या कुछ और था। फाइनेंशियल लॉसेस को वो क्या कर रहा है, महिला के ऊपर निकाल रहा है, क्योंकि महिलाएं जो है वो पंचिंग बैग की तरह मानी जाती है, आते जाते उनके ऊपर तो कभी भी हम मार दो और बदतमीजी कर दो और कुछ भी अब्यूसिव लैंग्वेज बोल दो, क्योंकि और कहीं उसका पार नहीं पड़ता, तो महिला के ऊपर ही वो अपनी जो भड़ास है वो निकालता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के साथ दूसरी जो बड़ी समस्या आई वो घरेलू हिंसा की। ये भी मैं मानती हूँ कि पूरे विश्व में ये समस्या है, लेकिन ये कहकर हम इसको नकार नहीं सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि इसको बाद में देखेंगे। इस समस्या को गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा और इसका समाधान हमें जो है और निकालना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे कि जो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान डेथ्स का जो रिस्क है वो महिलाओं के अंदर बड़ा है। आप कहेंगे कि हॉस्पिटल्स भी है, डॉक्टर्स भी है, सब कुछ है, तो पहले भी औरत तो प्रेग्नेंट होती, पहले प्रेग्नेंट होती थी तो उसके लिए हॉस्पिटल्स थे, उसको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज थी वो मिलती थी, प्रेनेंटल मैटरनल केयर मिलती थी, और कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीजें उसको चाहिए वो सब मिलती थी। सेफ ऑवर्शन की अगर जरूरत है तो वो हो जाता था। लेकिन अब तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सब हो ही नहीं पा रहा। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था है वो कम है। वहां पर हम कोरोना पेशेंट्स को ही बहुत अच्छे से अटेंड कर ले काफी है। महिलाएं तो, और दूसरा लॉकडाउन के समय तो ये भी परमिशन लेनी पड़ती थी कि अगर आपको बाहर निकलना है और आपको हॉस्पिटल जाना है, तो ऐसे में कई बार महिलाओं की जो डिलीवरीज थी वो घर पे होगी या रास्ते में होगी, और या उनको पास की परमिशन लेने में ही बहुत सारी दिक्कतें आ गई। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि जो डोंजू एक डिलीवरी ऐप है, उसने कहा कि इस दौरान जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी में ऑर्डर हमारे पास आए वो प्रेगनेंसी किट्स के थे, कंडोम्स के थे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थे और सैनिटरी नैपकिन्स के थे। इन 4 चीजों को मंगवाया गया। तो आप ये देखिए कि वो कौन सी महिलाएं हैं जो ये मंगवा सकती हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जिनको इन ऐप्स की जानकारी है। और भारत में मुझे आंकड़े बोलने की जरूरत नहीं है, कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनको इन ऐप्स का ज्ञान नहीं है, जो ऑर्डर नहीं कर सकती हैं, जो कुछ मंगवा नहीं सकती हैं, उनकी हालत क्या हुई। उनका इन सब चीजों के अभाव में उनके स्वास्थ्य के ऊपर कितना असर पड़ा होगा। मेरी बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम 24 घंटे डरे रहते हैं कि हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैडम सिविल हॉस्पिटल में हम तो जाते थे, सिविल हॉस्पिटल में तो जाते भी डर लगता है, और वहां पर तो लगता है कि जाएंगे तो कोरोना ही हो जाएगा, और ये भी नहीं पता कि वहां तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोगों ने इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि इन महिलाओं के लिए व्यवस्था किस तरह की करी जाए ताकि वो सिक्योर भी हो और आने वाले जो नागरिक हैं हमारे इस देश के वो सुरक्षित पैदा हो, और महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो डेथ भी ना हो। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को फूड बांटते देखा, आप लोगों ने भी देखा, बहुत अच्छी बात है, जरूरत भी थी। आप लोगों ने ये भी देखा कि कई लोगों ने मेडिसिन भी बांटी। फिर इसके बाद कई सरकारों ने पैकेजेस भी दिए, जिसमें केरला सरकार का जो पैकेज था उसको सबसे ब्यूटीफुल माना गया कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगी कि उसके अंदर भी सैनिटरी नैपकिन्स नहीं थे, जो एक बेसिक जरूरत है औरतों की। मजदूरों को रास्ते में बहुत कुछ दिया गया, उनके कंधे पे एक छोटा सा थैला था जिसमें शायद एक जोड़ी कपड़े और होंगे। आप सोचिए वो महिला उन्हीं गंदे कपड़ों में हफ्तों और कई लोग तो महीनों सड़कों पे रहे,
उन महिलाओं के स्वास्थ्य का क्या रहा होगा और उन ऑर्गन्स में कितना इन्फेक्शन फैल गया होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर महिला की इन समस्याओं की तरफ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं जी, बाद में देख लेंगे, जब तक आप देखेंगे तब तक तो हो सकता है उसको पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी हो चुकी होगी। और जब आपके घर की महिला बीमार होगी ना, वो धुरी है आपके घर की, तो क्या होगा कि पूरा घर बीमार हो जाएगा। तो इसलिए जरूरत है देश को और हम सभी घरों में जो लोग हैं कि महिलाओं की इन समस्याओं के ऊपर, इन चुनौतियों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि उसके स्वास्थ्य जो है उसके लिए वही बहुत बड़ी एक चुनौती बन चुका है। इसके अलावा आप थोड़ी आर्थिक में बात करना चाहूंगी कि हायर रेट्स ऑफ जॉब लॉसेस बहुत बड़ा, हम सब जानते हैं, लोग कहेंगे जी लड़कों की नौकरियां भी गई हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि महिलाएं जो हैं 93%, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी साइट पे ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि 90% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अनऑर्गेनाइज, यहाँ जहां पर ना तो मजदूर और कम मजदूरी में नहीं है। महिलाएं ज्यादातर किस तरह की नौकरी में थी, घरेलू सहायक के रूप में, दैनिक मजदूर है, स्ट्रीट वेंडर है, वो हेयर ड्रेसर है, ब्यूटिशियन है, नैनीज है, कुक है या ट्यूटर्स है। तो ये सारी जॉब्स में जॉब्स, नो पेंशन, नो इंश्योरेंस, तो ऐसे में वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही है और ये सारी जो उसकी नौकरियां हैं वो छूट गई हैं। और जो डेटास है, जो रिसर्च है, वो आगे ये कह रही है कि एविएशन, होटल, पर्यटन, ये सब जो बिजनेस है ये भी आने वाले 1 साल तक कोई इसमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो आप ये भी जानते हैं कि होटल पर्यटन जैसे बिजनेस में लड़कियां काफी तादाद में है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट के रूप में, चाहे हाउस कीपिंग के रूप में, उन जॉब्स को भी उनके लिए खतरा हो गया है। तो महिलाएं अपने आप को काफी ज्यादा असुरक्षित आर्थिक क्षेत्र में भी समझ रही है। और ये कहा जाता है कि आने वाले समय में 200 मिलियन नौकरियां जाएंगी और इसमें महिलाओं का क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा है और जिसमें महिलाओं को काफी ज्यादा नौकरियों से बाहर आना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यहाँ बात करूंगी कि चलो जिनके हस्बैंड कुछ कमा रहे हैं उनका तो फिर भी ठीक है, वो किसी तरह से गुजारा करेंगी, लेकिन जो सिंगल पेरेंट्स विमेन है, जो अनमेरिड विमेन है लेकिन कमा रही है और अपना जीवन यापन कर रही थी, उनका क्या होगा? वो अपने आप को यहाँ पर बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रही है। देहाती क्षेत्रों में भी समस्याएं गंभीर है, पहले ही वहाँ आय के साधन बहुत कम थे और दूसरी बात शहरों की तरफ पलायन भी काफी था। तो वहां पर जो महिलाएं हैं उनका मार्च अप्रैल में काम डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा। आप कहेंगे वो कैसे? एक तो घर का काम और ऊपर से उनको खेत में भी जाना पड़ा, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर थी आपने देखा तो सब अपने अपने गांव में वापस चली गई थी। तो फसल कटाई में और दूसरे कामों में अब महिलाओं को बहुत ही बड़ा योगदान देना पड़ा और इससे महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही खराब असर पड़ रहा है और मानसिक रूप में भी वो काफी तनाव में आ गई कि घर के सारे काम तो करने ही करने हैं, साथ में उसको खेत में भी काम करना है। तो ये सारी चुनौतियां मुझे लगता है अब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है महसूस भी हम सब करेंगे कि ये सब हाँ महिलाओं के साथ हो रहा है। उसके बाद मैं कहूंगी कि इसी से रिलेटेड बात ही है कि फाइनेंशियल जो आर्थिक उसकी आत्मनिर्भरता कम हुई है, उससे क्या हुआ है कि उसको बहुत ही ज्यादा परिवार के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनका स्कूल जाना बंद हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, सपोज करो अब जैसे काम खुल गया है, महिलाओं ने काम पे आना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में स्कूल नहीं खुले हैं, अब वो बच्चों को कौन देखेगा? अब बच्चों की जिम्मेदारी महिला के ऊपर है। अगर बच्चों की जिम्मेदारी महिला के ऊपर है तो वो जॉब कैसे करे? तो यहाँ पर भी एक बड़ी समस्या उसके सामने चुनौती खड़ी होगी कि क्योंकि हमारे परिवार ज्यादातर न्यूक्लियर हो चुके हैं कि बच्चों को कौन देखे और वो नौकरी अब कैसे करे। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के आगे रोजगार जो है और आय जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हो गई है। और यहाँ पर मैं फिर वही सिंगल वीमेंस की, सिंगल पेरेंट्स हुई, डिसेबल्ड वीमेंस की और एल्डरली लोगों को भी कईयों को चिंता है आय की, जिनको कोई किराया आता था लेकिन उनको अब वो नहीं आ रहा,
वो भी काफी दुविधा में है, बहुत समस्या है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये जो आय में कटौती हो गई है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता उनकी खत्म हो गई है, वो कैसे करें। तो अनस्किल्ड लेबर्स में जो जॉब की दिक्कत उनको आई है और आगे उनको फ्यूचर भी कहीं ब्राइट नजर नहीं आ रहा, इसमें काफी दिक्कत है। एक छोटी सी बात इसमें सुनाती हूँ। अभी एक महिला से जब लॉकडाउन चल रहा था और बात ठेके खुल गए थे शराब के, तो बात हुई तो उसने कहा कि मैडम जब तक ठेके बंद थे तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी उससे मैं घर चला रही थी और किसी तरह से हम थोड़ा बहुत रोटी सब्जी खा रहे थे, मुझे कहीं पर जाना नहीं पड़ा, किसी से मांगना नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ठेके खुले तो 2-3 दिन में ही मेरे पति ने सारी जमा पूंजी मेरी खत्म कर दी और उससे क्या हुआ कि अब मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है। जहां पर भी खाना बांटते हैं वहां पर मैं लाइन में लगती हूँ और अपने लिए, बच्चों के लिए खाना लेके आती हूँ। तो वो कह रही थी कि मैंने पूरा जीवन अपना हार्ड वर्क करके और आत्म सम्मान से जिया था, लेकिन क्योंकि ये शराब के ठेके खुल गए और पतियों ने जो है उसमें पैसा उड़ा दिया और उस वजह से हम लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और ये समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा। तो ये तो एक मैं महिला की बात बता रही हूँ, आप कल्पना कीजिए कि कितनी महिलाओं को इस तरह की समस्याओं का और भी बहुत सारे जगहों पे जो पैसा मिसयूज कर दिया गया उनको सामना करना पड़ा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो रिस्क है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कफोर्स, आप पूरे विश्व का अगर अध्ययन करेंगे, 104 कंट्रीज की सर्वे किया गया है, उसमें 70% के जो महिलाएं हैं ज्यादा वो जो हेल्थ सर्विसेज में है और सोशल सेक्टर में है। भारत में भी ये संख्या इतनी ही है और यूके में तो और भी ज्यादा, जैसे 77% है। और भारत में इसके अलावा टेक केयर मतलब लोगों की देखभाल करने में और दूसरे में बहुत सारी महिलाएं लगी हुई हैं। और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि भारत में तो ये भी है कि 50% जो लुक आफ्टर कर रही है बड़ों का या मरीजों का या दूसरों का, अनपेड तरीके से भी कर रही है। और जहां तक डिसीजन मेकिंग की और सीईओ की पोस्ट है और बोर्ड चेयर्स की बात है, पूरे विश्व की मैं बात कर रही हूँ, नेशनल लेवल पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उसमें 70% पुरुष है और जो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज की महिलाएं हैं वो सिर्फ 5% है। तो आप सोचिए वहां पर किस तरह की पॉलिसीज बनेंगी जब तक ये सारी समस्याएं उनको बताने वाला कोई नहीं होगा, जो उनके अपने अनुभव होंगे, जो उनकी चुनौतियां होंगी, जो उनका दर्द होगा, वो तो पॉलिसी मेकर्स को पता ही नहीं है। और फिर हमारे यहाँ कोविड-19 को डील करने के लिए पॉलिसीज बन जाएंगी और फिर उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो हम समाधान में ये बात करेंगे कि ऐसी महिलाओं को जो फ्रंट लाइन सर्विसेज दे रही हैं, वो हेल्थ सर्विसेज दे रही हैं, उनको हमें और ज्यादा सुविधाएं, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनके परिवारों में कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी कम हो जाए, ताकि वो अपनी नौकरी को सुरक्षित तरीके से तो करें ही करें और उनको किट्स वगैरह, पीपीटी किट जो देनी है वो सब अच्छे से मुहैया कराई जाए, ताकि वो खुद इन्फेक्टेड होने से बच जाएं और उनके मन से ये जो डर है वो निकल जाए। एक समय को देखते हुए मैं एक लास्ट पॉइंट इसमें समस्या का डिस्कस करूंगी, बाकी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें साथ में समाधानों की बात भी करनी है। अगर समाधान की बात नहीं की गई तो कहीं ये सब अधूरा रह जाएगा। स्कूल बंद, अब बात ये आ रही है कि स्कूल बंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, खुल जाएंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, ऑनलाइन उनको पढ़ाया जा रहा है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी समस्या है, लड़कियों के लिए खासकर बड़ी समस्या है। अगर हम थोड़ी सी अफ्रीकन कंट्रीज की भी स्टडी करें और देश के अंदर की भी स्टडी करेंगे तो बहुत सारी बच्चियां जो स्कूल से बंद होने के बाद वापस ही नहीं लौटती, यानी वो परमानेंट उनका स्कूल जो है वो छूट जाता है। और उसका कारण क्या होता है? आर्थिक तंगी भी होती है कि घर में जब इतनी बड़ी देश में बीमारी फैल गई, लोगों की नौकरियां चली गई, आर्थिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, तो उनके पास फीस पे करने को भी पैसा नहीं होता। और सबसे पहली तलवार किस पे चलेगी? लड़की पे चलेगी। उसकी फीस नहीं दी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि इसको घर में रखो, ये घर में काम करेगी। कुछ दिन पहले आपने टीवी पे एक न्यूज भी देखी होगी जिसमें हरियाणा की बात थी और हरियाणा के स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल थे वो उनसे पिछले 3 महीने की फीस मांग रहे थे, अगर वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए। और पेरेंट्स ने ये बताया कि हम इसलिए इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवा रहे हैं क्योंकि आय के साधन हमारे बंद हो गए और हमारे पास इतनी पैसे ही नहीं है कि हम फीस दे सकें। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत में ही
नहीं, दूसरे देशों में भी ऐसा है, पर भारत में भी बहुत सारी लड़कियों की जो शिक्षा है वो छूट जाती है। पश्चिमी अफ्रीका का सियरा लियोन एक जगह है, जब वहाँ इबोला महामारी फैली थी तो 50% जहाँ लड़कियां थी वो बाद में 34% रह गई थी। इसी तरह से जाम्बिया की हम बात अगर करते हैं तो वहां पर भी स्कूल बंद होने के बाद में लड़कियां जो है वो बहुत ही कम आई। और दूसरी जो समस्या पैदा होती है वो टीनेज प्रेगनेंसीज की भी हो जाती है। जो मैंने आपको पहले कहा है कि घरों में भी मेरी बेटियां सुरक्षित थोड़ी हैं, उनकी प्रेगनेंसीज होती है और फिर उसके बाद भी स्कूल उनका नहीं आता। या फिर दूसरी समस्या क्या पैदा हो रही है, जो भारत में भी, बॉम्बे का एक मैंने केस सुना कि वहां पर खाने को इतनी प्रॉब्लम उनको होगी, आर्थिक स्थिति इतनी खराब होगी, तो फादर ने कहा कि इसकी शादी कर देती, कम से कम एक जने का खाना तो बचेगा। चाइल्ड मैरिजेस, छोटी उम्र में फिर लड़की की शादी कर दो, स्कूल तो साथ में छूटेगा ही छूटेगा। अगर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो ये कह रही हैं कि हम बाद में पढ़ना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं छुड़वाई जाए, हम पढ़ना चाहते हैं। और खासकर जो योग्य मेरी बच्चियां होती हैं, जब उनकी पढ़ाई छूटती है तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये उस बच्ची के भविष्य का ही नुकसान नहीं है, उस परिवार का ही नुकसान नहीं है, इस राष्ट्र का नुकसान है कि उसको एक अच्छी साइंटिस्ट, एक अच्छी डॉक्टर या एक अच्छी कार्यकर्ता जो है वो मिलने से वंचित होगी और उसकी शादी कर दी जाएगी और फिर वही बच्चे पैदा करना और घर संभालना और पति की मार खाना जैसे चीजें उसके हिस्से में आ जाए। तो आगे में हम बात करना चाहेंगे कि ये सब चुनौतियों की हमने बात की है, हमने ये बात की है कि ये इतनी समस्याएं गंभीर है, उसको घर में पीटा जा रहा है या उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स और दूसरी सुविधाएं नहीं है, उसको नेपकिन्स नहीं मिल रही हैं, उसका शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है, तो क्या किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। हमें अपने घर में, अपने इन योर होम, उसके बाद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप किसी सरकारी कंपनी में काम करते हैं या आपका कोई और संगठन है, वहां आपको कुछ सुधार करने हैं। इसके अलावा आपको कोई इनिशिएटिव लें और कोई प्रोग्राम डिजाइन करें। अगर आप ऐसे अधिकारी हैं, सरकार का कोई हिस्सा है, तो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसीज बनानी है। और अगर आप कोई बिजनेसमैन है तब भी आपको फ्यूचर के लिए जो पॉलिसीज बनानी है, इवन घर के लिए भी मैं कहूंगी, घर में भी बैठ के आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि ये जो सारी महिलाओं की चुनौतियां हैं उनका समाधान कैसे हो, ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले मैं घर से शुरुआत करती हूँ कि आप अपने घर में पुरुषों को और लड़कों को काम करना सिखाएं और काम पे लगाएं। अब बात यह कि महिला तो क्या, तो कोई मानेगा नहीं। अगर महिला की मानने वाले हो तो ये हालत पैदा ही क्यों हो कि ओवरबर्डन हो जाए महिला। तो ये तो सारे सदस्यों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा और फिर काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड के लोग हम कुछ जानते भी हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल हम पढ़ते हैं, हायरार्की हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर की बात हम करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों के लिए, पढ़ाने के लिए तो मेरे ख्याल नहीं बना है। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना नहीं जानते। वो भी, उनको भी नहीं है पता कि घर भी एक संगठन है, घर भी एक यूनिट है, यहाँ पर भी काम बांटा जाए, यहाँ पर भी हम सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तभी ऐसा होगा। तो अगर नहीं हम आज तक कर पाए तो कोई बात नहीं, हमें अब से शुरुआत कर देनी चाहिए। सब लोग इकट्ठे बैठिए और ये परमानेंट फीचर हो जाना चाहिए, नॉट ओनली कोविड-19 के समय का, कि हम सब ने मिलकर और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन से काम करना है। और सब लोग अगर ऐसे चलेंगे, और ये जो हाथ है पुरुष का, वो महिला को काम में सहयोग देने के लिए उठे, उसको मारने के लिए ना उठे, उसके साथ बदतमीजी करने के लिए नहीं उठे। अगर काम के लिए उठेगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली उसका घर तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा, पूरे देश को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि आपके यहाँ जो भी कोई काम करती हैं महिलाएं, उनकी भी आप मदद करें। जो आपकी हेल्पिंग हैंड थी, अब वो कोरोना के लॉकडाउन में नहीं आती थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में नहीं आ रही, तो उन लोगों को हम कुछ ना कुछ मदद करते रहे। अगर आप फुल सैलरी नहीं दे पा रहे तो कुछ आधी सैलरी या दूसरे तरीकों से उनकी मदद करते रहे, ताकि उनका घर का गुजारा होता रहे और वो लोग किसी संकट का सामना नहीं करें, क्योंकि यही हमारी इस समय राष्ट्र की मांग है कि उन महिलाओं का हम सहयोग करें। इसके अलावा आप अपने संगठन में जो है फीमेल वॉइसेस को सुनना शुरू करें।
हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग जो होता है, अभी जो मैंने पहले भी बात की है, वहां पर महिलाओं का योगदान ही नहीं होता। अगर 10 बंदे वहां तो हार्डली एक महिला होगी, और वो वहां पर भी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, या वो उसकी बात को तवज्जो ही नहीं दी जाती, या डिसीजन मेकिंग में उसका फाइनल रोल ही नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद रिजल्ट्स जो है और परफॉर्मेंस जो है वो कितनी अच्छी हो जाएंगी। कितनी अच्छे तरीके से अगर आप महिलाओं की वॉइस को सुनेंगे, डिसीजन मेकिंग उनके माध्यम से भी होगा और उनको इंक्लूड किया जाएगा, तो डेफिनेटली हम कोविड-19 को बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सामना कर पाएंगे। दूसरी बात, एक हमारे यहाँ संगठनों में आम होता है फ्लेक्सिबल आवर। जब ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन वर्क हो रहा था या वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो कई संगठनों ने कहा जी हम बहुत मदद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को ये कह रहे हैं कि आप जब सुविधा हो तो ये काम कंपनी का कर देना। लेकिन सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को भी साथ ये दिया जाए फ्लेक्सिबल आवर्स का मौका, कि तुम भी अपने घर का काम खत्म करने के बाद अपने बुजुर्गों को और बड़ों को अटेंड करने के बाद सुविधाजनक तरीके से इसको अटेंड करो। तो जब तक हम इस तरह की चेंजेस नहीं लाएंगे, तो अंडरस्टूड है कि हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सारे काम का बोझ तो महिला के ऊपर है, तुम अपना काम खत्म करके उसके बाद ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन काम खत्म कर देना। अब उसके ऊपर तो डबल बर्डन हो गया, पहले तो घर के काम खत्म करेगी, उसके बाद फिर ऑफिस का ऑनलाइन काम खत्म करेगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि महिलाएं जो जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, अगर आपकी उसमें आपके घर में काम करने वाली हैं, तो उनको आप छुट्टी दीजिए, उनको पैसे दीजिए, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कीजिए। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी, कुछ और सुजेशंस हैं ऐसी, कि जब सरकार डाटा इकट्ठा करे तो अलग अलग डाटा इकट्ठा करे। महिलाओं का डाटा अलग होना चाहिए, पुरुषों का डाटा अलग होना चाहिए। कोविड-19 के इम्पैक्ट्स की जब बात हो, उनका प्रभाव किसके ऊपर क्या पड़ा, तो ये बहुत जरूरी है, तभी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी और तभी उसके बाद ही हम ये कर पाएंगे कि क्या ऐसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाए, कैसी पॉलिसीज लाई जाए, ताकि महिलाओं की ये जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हो सके। अदरवाइज अगर इकट्ठे सर्वे होंगे तो हम ये देख ही नहीं सकते कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी तरह से हम एक सर्वे कर सकते हैं कि जो स्कूल बंद हुए हैं उसके बाद लड़कियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, लड़कियों के बाद में कैसे रिजल्ट्स रहे, कितने % लड़कियां लौट के आई, क्या क्या उनके साथ हुआ, और इस सब का भी हमें सर्वे करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि रिविजिट करो योर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को रिविजिट करो, दोबारा से देखो, और कौन से एंगल से देखो, जेंडर लेंस के साथ, महिलाओं के दृष्टिकोण से, विषमताओं के आधार पर देखिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, इनको तभी हम हल कर पाएंगे कि जब हमारा देखने का नजरिया समस्याओं को बदलेगा और एक नए दृष्टिकोण से हम उन चीजों को देखेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगी कि भारत की क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, और अकेले भारत की नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर भारत की बात इसलिए कर रही हूँ कि हमें यहाँ कुछ मामलों में मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर जो महिलाएं असुरक्षित हुई हैं आर्थिक क्षेत्र में, तो वहां पर उनको क्या करना है कि प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों और साथ में अच्छी महिला इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको शामिल किया जाए, और एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जो भारत की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर ला सके और इन समस्याओं का वन बाय वन जो है आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसे अर्थशास्त्रियों की भारत में कमी नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो कोविड-19 का सबसे अच्छा समाधान 6 कंट्रीज ने किया है, और वो कंट्रीज है जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, बेल्जियम और आइसलैंड। लेकिन सब में कॉमन बात क्या है, जिन्होंने कोविड-19 को बहुत अच्छे से कमेंडेबल तरीके से, बात एक ही है कि लीडरशिप महिलाओं के हाथ में है। तो आप सोचिए, जिस महिला को रोज ये कहा जाता है कि तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानती हो, ये तो नेशनल लेवल की बात है, ये तो फॉरेन पॉलिसी की बात है, वहां उन कंट्रीज में महिलाओं के हाथ में कमांड है, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि कोविड-19 का सामना किस तरह से करना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फीमेल लीडरशिप जो है अच्छी तरीके से राइज कर रही है, इंस्पायरिंग स्टोरीज लिख रही है, और बहुत अच्छे तरीके से कोविड-19 को हैंडल कर रही है। तो जहां तक हमने बात की, इसके अलावा मैं कहूंगी कि जब हमने बात की थी महिलाओं के साथ जब अति हो रही है, बहुत मारपीट हो रही है, जिन घरों में मानसिक स्थिति उनकी खराब हो रही है, उनकी जान को खतरा है, तो सरकार को किसी भी तरीके से अपनी हॉटलाइन इसको लाइव रखना पड़ेगा, कुछ पुलिस फोर्स इस काम के लिए लगाए
आई जाएगी कि उन महिलाओं को वहां से निकाला जाए और इमरजेंसी हाउसेस बनाए जाएंगे। जिस तरह से हम प्लाज्मा हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स लिए जगह बना रहे हैं, ये महिलाएं भी उतनी ही जरूरतमंद है और इनके लिए इमरजेंसी हाउसेस बनाए जाएं, इमरजेंसी घरों में इनको रखा जाए। जब हालात ठीक हो जाएं, इनके पतियों को समझा दिया जाए, उसके बाद इनको घर भेजा जाए। तो इस तरह के प्रावधान हम सबको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि बहुत सारे समाधान है जिनका हम और जिक्र कर सकते हैं। मैं मिश्रा जी की तरह वही कहूंगी कि मेरा फोन नंबर भी आप सभी को दे सकते हैं, कोई भी किसी विषय पे बात करना चाहेगा। लेकिन अंत में मैं कहना चाहूंगी कि मीडिया जो हमारा है, हम सुन रहे हैं चाइना ले लद्दाख, बहुत दिनों तक चाइना चलता रहा, फिर उसके बाद विकास दुबे जी आगे, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन जी का भी चल रहा है कि बीमार हो गए, या फिर उसके बाद अब राजस्थान की सरकार का चल रहा है। यानी टीवी के पास बहुत सारी इन चीजों के लिए समय है, लेकिन मैंने किसी भी चैनल को, कितनी महिलाएं हिंसा की शिकार हुई, कितनियों ने नौकरी गंवा दी, कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फीस नहीं भरी गई, कितनी कितने चैनल इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कितने कितने चैनल महिलाओं की चुनौतियों की बात कर रहे हैं। सिर्फ यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर ये कह दिया और हमने थोड़ा बहुत लिख दिया और उसके बाद बात खत्म होगी। क्या चैनल्स इन सब मुद्दों पे बात नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन टीवी के ऊपर हो, अक्सर हम देखते हैं कि पैनलिस्ट बिठाए जाते हैं, डिस्कशन चलती रहती है, तो क्या उसका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा? हमें जरूरत है ऐसी डिस्कशन की, हेल्दी वातावरण क्रिएट करने की। और मुझे लगता है कि मेरे मीडिया को अपनी भूमिका याद आएगी कि महिलाओं के साथ भी जो हो रहा है, जो चुनौतियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करनी चाहिए। और वो मुझे लगता है कि डेली की न्यूज में कुछ हिस्सा जो है इस तरह की चीजों के ऊपर देना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि विकास कहाँ होता है? जहां पर जितना जेंडर इक्वेलिटी है, कोई भी आप समाज देख लीजिए, जहां पर जेंडर इक्वेलिटी है वहीं पर प्रॉस्पेरिटी है, वहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और वहीं पर जो है समस्याओं के समाधान है वो तेजी से निकलते हैं, समस्याएं ही बहुत कम पैदा होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रश्न तो ये है कि आर वुमेन एंड मेन अफेक्टेड डिफरेंटली बाय दिस इशू? क्या महिलाएं और पुरुष अलग तरीके से, उनके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा है? तो ये तो हमने देख लिया, जब इतने सारे हमने चुनौतियों की बात की है कि दोनों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। जब प्रभाव अलग पड़ा है तो समाधान भी तो अलग होंगे ना, समाधान भी अलग निकालिए। और समाधान महिलाओं ने नहीं निकाले, पूरे समाज ने निकाले। सरकार की भूमिका भी है इसमें बड़ी, लेकिन साथ में हम सबकी, समाज की भूमिका है। हमने अपना अपना घर तो खुद देखना है ना। घर सबसे छोटा एक यूनिट है, अगर वो यूनिट साफ सुथरा और स्वस्थ हो गया तो पूरा देश ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े स्तर की पॉलिसी जो है वो सरकार लेके आए, और छोटे स्तर पे जो काम करने हैं वो हम खुद लेके आए। कोविड-19 ने महिलाओं को एक परंपरागत गृहिणी बना दिया। अब कहते हुए मैंने पहले ही कहा कि 93% जो महिलाएं थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, वो सब घर में बैठ गई हैं, सबके काम लगभग बंद हो चुके हैं, थोड़ी बहुत जो है उनको बेशक काम मिल गया, और वही ट्रेडिशनल। तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि मैडम क्या बुराई है, अगर वो गृहिणी बन गई है और घर के काम कर रही है और घर ठीक चल रहा है तो कोई बुराई नहीं है। मैं भी कहती हूँ कोई बुराई नहीं है अगर वो घर के काम कर रही है और गृहिणी बन गई है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी, अगर एक योग्य महिला तो घर के इन कामों में लगी हुई है, और जो एक अयोग्य पुरुष है वो बाहर काम कर रहा है, जो देश को चाहे स्कूल कॉलेज या कहीं भी वो कार्य कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वह नुकसान कर रहा है और उसको काम ही नहीं आता, और दूसरी योग्य महिला जो है वो घर में है। तो होना ये चाहिए कि जो योग्य है वो अपनी योग्यता के अनुसार वही काम करे। और दूसरा बात, जो घर है वो अकेला महिला का नहीं है, वो हम सबका है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, तो सभी को काम करना है। तभी सब अपनी अपनी योग्यता का सही रूप से राष्ट्र में कंट्रीब्यूशन जो है वो कर पाएंगे। इसके अलावा मैं लास्ट में सभी को ये कहना चाहूंगी, खासकर मैं पुरुषों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका पार्टनर, आपकी मदर, आपकी डॉटर, आपकी सिस्टर, आपकी फ्रेंड्स इस कोविड-19 से इतनी बुरी तरह, इस तरह से प्रभावित है और उनको इतना दर्द या दुख से गुजरना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं ये समय जो है हम इसको समझें और इसको एक समीक्षात्मक तरीके से लें, और ये सोचें कि हमें इससे कुछ सीखना है और हमें ऐसे रास्ते निकालें
कि अपनी अपनी सोच को बदलें, अपने वे ऑफ वर्किंग को बदलें, अपनी हैबिट्स को बदलें, अपने एटीट्यूड को। सबसे ज्यादा जरूरत है महिलाओं के प्रति एटीट्यूड को, सोच को बदलना। और अगर अब भी नहीं बदला तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और परिस्थितियां पहले से बदतर हो जाएंगी, पहले से खराब हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी पेशेंसली मेरे को सुना और आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सोनिका, थैंक यू। कोई प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न। डॉक्टर सोनिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, हाँ मैडम, हम सुन पा रहे हैं। किसी बच्चे का कोई हाँ क्वेश्चन? हाँ, डॉक्टर मंजीत, अगर कोई प्रश्न है पार्टिसिपेंट्स का या आप लोगों का किसी का भी, तो हम उसको अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन करें आप? हाँ हाँ, प्रश्न पूछिए। रेज हैंड्स। पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैडम अंजना गर्ग से, प्लीज। किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन नहीं क्या? मंजीत सर। जी मैडम। जी संजीत बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन है सर कि एनजीओ है सर कोई जो सर वुमेन की हेल्प करता है सर आज से? हाँ, वुमेन के लिए एनजीओ, बहुत एनजीओ हैं, रोहतक में भी एनजीओ हैं आपके। सर जैसे इंटरनेशनल एनजीओ, आप कौन से एनजीओ की बात कर रहे हैं? हरियाणा के एनजीओ की बात कर रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट के या नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ की बात कर रहे हैं? नेशनल लेवल पे सर हो कोई? नेशनल एनजीओ रोहतक में भी बहुत एनजीओ हैं, मानव सेवा संघ है, हरिओम सेवा दल है। ठीक है सर। हाँ। सर इनका जो आंसर है सर का वो मैं देना चाहूंगा। हम भी एक विजय लक्ष्मी फाउंडेशन है, वो भी वुमेन इश्यूज पे ही काम कर रही है। तो अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़, अंजना मैम भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। किसी और पार्टिसिपेशन का और कोई क्वेश्चन हो? Sir, I have a question and observation. My name is Adya. अंजना मैम से पूछ सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने आपको परमिशन दे दी है। Am I audible? You are audible. Okay. So first of all, my name is Adya. I want to thank all of you for such a session. जो पहले वाले स्पीकर थे वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव देखे गए, और अंजना मैम स्पेशली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर कंटेंट। तो ना आपने सिर्फ प्रैक्टिकल सारा इनले दिया, बट यू हैव गिवन अस सॉल्यूशंस आल्सो। बस एक ही ऑब्जर्वेशन है मैम कि समवेयर व्हेनेवर देयर इज अ डिजास्टर ऑफ एनी काइंड, जैसे अभी कोविड है या इन फ्यूचर कुछ और भी होगा, देयर इज ऑलवेज अ फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन। Now you can say कि ये तो दोनों जेंडर में ही होता है, but as you said ये women जेंडर में ज़्यादा होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है that somewhere कोई ना कोई एक स्पेशल ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए to deal with this, that how women can deal with such a complicated situation। तो इंडिया का जो जेंडर पर्सपेक्टिव है वो somehow I think ऐसा ही रहेगा। एक माइंडसेट तो चेंज होने की जरूरत ही है, but we need to technically equip ourselves also। So what you have to say on this, ma'am? Thank you. That was participation for your question. Anjana ma'am, can you please answer the question, please? अनम्यूट कर लेंगे ना मैम।
मैम अंजना आप सुन पा रहे हैं? मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, हाँ आप मैं सुन पा, बोलिए प्लीज बोलिए। मैम मैं क्वेश्चन दोबारा पूछूं? हाँ हाँ श्योर श्योर। Yeah, actually I very much agree with the idea that you put forward regarding the gender outlay, the perspective of society, environment and all these issues. मेरा ये क्वेश्चन है कि आज हमारे यहाँ पे COVID-19 है, in future कुछ और होगा, so we need to have some scientific mechanism so that women are able to face this situation, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की है। हम ये तो मानते हैं कि डबल इम्पैक्ट हमेशा वेमेन पे ही पड़ता है इन मल्टी वेरियस वेज, कोई भी डिजास्टर हो। तो कहीं ना कहीं मैम कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत है, कुछ मैकेनिज्म की, सबसे ज़्यादा कि मेंटली वेमेन उससे बाहर आए। इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंजाइटी, इट कुड बी डिप्रेशन। So how a government should able to initiate this? कहीं ना कहीं लूप होल्स तो हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से वो इनिशिएटिव नहीं है, जो लिमिटेड इनिशिएटिव है वो हम यूज नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं वी आर नॉट एबल टू इम्पार्ट दैट। So my observation and question is that how it could be made more scientific and more usable for everyone, whether it is urban, rural or any of the things. So very right Agya ji. Yeah, थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में लास्ट थिंग, बिकॉज आने वाले टाइम में मैम आज COVID-19 है, तो समवेयर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अलार्मिंग हमें बहुत सारे लेसन सिखा के गया है। ये है तो समवेयर COVID-19 या एक्सेट्रा इन फ्यूचर हाउ वी कैन डील इट इन अ बेटर वे। वेरी राइट गया जी, मैंने लास्ट में कंक्लूड भी यही किया है कि अगर अब भी नहीं जागेंगे तो फिर स्थितियां जो हैं और खराब हो जाएंगी। मैंने पहले ही ये बात कही। और दूसरी बात जो अभी मैंने कही थी कि बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं हमारे यहाँ, उनकी हम मदद ले सकते हैं, और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की हमें मदद लेनी पड़ेगी। और ये नहीं कहना कि COVID-19 बीत जाएगा उसके बाद सरकार अभी तो सिर्फ पेशेंट्स को और उनको देखेगी, हॉस्पिटल्स को संभालना है, प्लाज्मा हॉस्पिटल्स खोलने हैं, ये साथ में अगर नहीं किया गया तो हम और बड़ी लाइन मरीजों की तैयार कर देंगे। अगर एक अनहेल्दी राष्ट्र है, अगर एक खराब साइकी के लोग इस देश में है, या महिलाओं की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, तो हम कौन से राष्ट्र के और कौन से विकास के और कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप बहुत सही कह रही हैं कि COVID-19 बीतने के बाद जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, या अभी थोड़ा लॉकडाउन खुलने के साथ भी हमें दिखाई दे रहा है, अगर इन सभी फ्रंट्स पे सीधे हमें साथ साथ काम नहीं शुरू किया गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी खराब हो सकते हैं, काफी परिस्थितियां देश के अंदर खराब हो जाएंगी, और उनको संभालने के लिए हमें एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेना है, चाहे कोई भी स्ट्रेस है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई डिजास्टर होता है तो महिलाओं पे पूरा बर्डन आता है। आप पुराने समय में देखिए जब युद्ध होते थे तो उस समय भी सारा जो प्रॉब्लम्स होती थी महिलाओं को होती थी। तो ये डिजास्टर्स के समय में महिलाएं ही अकेली बोझ के नीचे ना दबें, इसके लिए सरकारों को भी, और साथ में मैं ये भी कहूंगी इंडिविजुअल सिटीजन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। हम अकेले सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर वहां से कुछ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हम अपने अपने घर के वातावरण को अच्छा कर लें। थैंक यू अज्ञा जी, थैंक यू। Any other? Yes, Dr. Manjeet. जी मैडम। सर्च इन मेल पे प्रीति सर्च इन मेल पे पेस्ट कर दें। हाँ प्रीति बोलिए। अरे वो मेल खुले पाछे, वो मेल खुले सीधी लखों की थी अथर मनोज वाली। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, डॉक्टर चशुल हियर। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ मैम, अभी सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सही बातें बोली आपने। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मैम, इसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चलो मैं करूं, चेक कर लो कदे उड़ा गया हो। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल?
हाँ यस, आप ऑडिबल हो, पर बीच में कुछ डिस्टरबेंस है, लेकिन फिर भी बोलिए आप, मैं कोशिश कर रही हूँ। जी 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 मैम, मैं लॉ डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि दहेज प्रथा के खिलाफ हमारे पास कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हमारे पास कानून है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए कानून तो बने हुए हैं, मगर सोसाइटी का जो अपना कानून है, मतलब देयर इज एन इंडिविजुअल लॉ ऑफ यू नो व्हिच ऑपरेट्स द सोसाइटी। वेरी राइट। मेल कैसे करी होगा प्रीति, मेल कैसे करी जाती है? प्रीति, ये डॉक्टर मंजीत अगर इनको म्यूट कर दें, जिनका ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, जो बार बार मेल की बात हो रही है। मेल करनी आती तुझे पापा की मेल पे जैसे करनी हो? आप प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको म्यूट कर दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे कानून हैं, और आप जैसे लॉ की स्टूडेंट है, हम देखते भी हैं, अगर लॉ बनाने से सब कुछ हो जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रॉब्लम यही है कि लॉ तो है, एक तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे मैंने अभी बात कही थी कि जो घरेलू हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसमें ना तो पुलिस पहुंचती है, ना ही कोई दूसरी उसको मदद दी जाती है, ना ही वो कुछ ऐसे में मदद कर रहा है, क्योंकि वो एक ही बात है कि पूरा देश क्राइसिस में है, पेंडेमिक है। आप इन सब चीजों पे अगर समय देंगे तो दूसरी इन समस्याओं को कैसे हैंडल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून बनाने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट दिखाना। साथ में मैं ये भी चाहूंगी कि जैसे लोगों में भी इस चीज को लेकर अवेयरनेस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मास्क लगाने में भी लोगों को गुरेज हो रहा है, जबकि हमें ये पता है कि मेरे फायदे के लिए है। वो भी अगर पुलिस को लगवाना पड़े तो ये हमारे लिए भी बहुत सोचने की बात है कि हम सभ्य समाज के नागरिक हैं और हम अपने बारे में नहीं सोच रहे। इसी तरह से मेरे ही घर की महिला जो है वो परेशान हो रही है, और मैं अपने ही घर को खराब कर रहा हूँ, और उसके बावजूद क्या है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रही। तो कानूनों को कहीं बाहर से थोपा नहीं जा सकता। कानूनों को लागू करने के लिए एक सभ्य नागरिक होना, एक अवेयर नागरिक होना, और अपने आप को उस दायरे में रख के सोचना, ये बहुत जरूरी चीज है। और ये तब होगा जब पूरा परिवार एक मित्र के रूप में बैठेगा, हम अपने बच्चों से खुल के बात करनी शुरू करेंगे, लड़कों को खासकर ये बताएंगे कि महिला की अहमियत क्या है, कल को जो बहू के रूप में आपके घर में आएगी उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और जब हम उसको सुनने लगेंगे तो डेफिनेटली जो है परिवर्तन। कुछ नहीं आता, गवारा रहेगी ना तो मुझे लगता है और शायद मैम आपने कहा कि फैमिली, जी जी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये लोग पता नहीं डिस्टर्बेंस है। डॉक्टर मंजीत, पॉसिबल कि इनको म्यूट कर दें आप? हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम कि जो फैमिली है इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट, जहाँ से किसी भी चीज की शुरुआत होती है। तो कल्चर जो हमारा है, मतलब हमेशा से पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी में रही। रिलेशंस की अगर हम बात कर लें तो हर रिलेशन में जो मेल है हु इज एट द अपर हैंड, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ की भी बात करें या किसी भी रिश्ते की हम बात ले लें, तो जो मेल जो पार्ट होगा उसी को कि इसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए बिकॉज ही इज अ मेल। तो ये वाली चीजें जो कल्चरली इम्बाइब हो चुकी हैं हमारे कल्चर में कि मेल्स को रिस्पेक्ट देना है, वो चाहे पिता हो, पति हो या बेटा हो, या कोई भी रिलेशन, मतलब बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगी, मगर हर रिलेशन में। आप प्रीति बोल रही है ना? नहीं मैम, मैं चशुल बोल रही हूँ, डॉक्टर चशुल फोगाट। चशुल, हाँ डॉक्टर फोगाट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इम्बाइब जो किया हुआ है, क्या उसको दोबारा नहीं भून सकते हम? जैसे हमारे कल्चर में ये है कि दामाद अगर घर आए तो 4 सब्जियों के साथ खाना खिलाना है। बहू जैसे ही घर पहुंचेगी तो सब लोग रसोई से बाहर आ जाएंगे कि अब तो यही काम करेंगे। लेकिन इसको बदलेगा कौन? एज ए ननद के रूप में मुझे बदलना है, एज ए डॉटर, मैं अगर मदर इन लॉ हो तो मुझे ये बदलना है। तो ये सोच को बदलेगा कौन ना? कोई तो आगे बढ़े ना। और ऐसे चाहे ऑनर किलिंग हो रही है, और मतलब बहुत सारी चीजों में पितृसत्ता को हम देख रहे हैं कि जो अगर लड़की को किसी कोने पे खड़े हुए देख लिया किसी लड़के के साथ बात करते, तो भाई के तो नाक की बात होगी। मैं उन भाइयों को ये कहती हूँ कि हो सकता है वो बंदा उससे एड्रेस ही पूछ रहा हो, किसी का फोन नंबर पूछ रहा हो। तो ये जो हमारे यहाँ बड़ा नाक, बड़ी ईगो की बातें हैं जिसमें महिला ही पिसती है, चाहे वो भ्रूण हत्या के रूप में हो, चाहे वो ऑनर किलिंग के रूप में हो, चाहे महिला की इज्जत कम की बात है। जो आपने कहा कि सभी पुरुषों, मैं ये कहती हूँ कि इज्जत देनी तो बुरी बात नहीं है, लेकिन बराबर महिला को इज्जत देनी भी सीखो। महिला का
उतना ही सम्मान है, उसके विचारों को भी सम्मान दो और उसके व्यक्तित्व को भी सम्मान दो। ये हमें डॉक्टर साहब खुद ही शुरू करना पड़ेगा, और ये तब होगा जब एक महिला के साथ तो खड़ी होगी और धीरे धीरे आने वाली जनरेशन को बदले, अपने बेटों को बदलना शुरू करे, अपने स्टूडेंट्स को बदलना शुरू करे। जैसे मेरे स्टूडेंट कई बार पूछते थे कि मैडम घूंघट तो ना जी हमारी प्रथा है, घूंघट तो निकालना चाहिए। मैं कहा हाँ बिल्कुल निकाल। कहता जी बड़ों से, ससुर से, जेठ से उनको सम्मान देने की बात है। अगर आप घूंघट औरत निकालती है उनके आगे तो उनको मान सम्मान दे रही है। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि बेटा ठीक है, कल को जब आप अपने ससुराल जाओगे तो आपके दुपट्टा लेके जब अपने ससुर को सम्मान देना है, आपको अपने सालों को सम्मान देना है, तो आप भी घूंघट कर लेना प्लीज। तो उसके बाद उनकी समझ में आ गया इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये तरीकों से हमें ये बदलना पड़ेगा। जी। और दूसरा मैम मेंटल हेल्थ जो है हमारे यहाँ पे, उस पे भी बहुत कम बात होती है कि मतलब अगर एक फीमेल पे मान लीजिए हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो हम केवल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे जो वायलेंस होता है उसके बारे में बात ही नहीं की जाती है। डॉक्टर साहब मैं अभी तो कि समय का अभाव था, मेरे पास पौना घंटा ही था, तो मैंने पहले उसमें एक सेंटेंस में तो आपको मेंटल हेल्थ ही उसकी फ्यूचर में डिस्टर्ब होगी। जो आप उसको एक थप्पड़ मार रहे हो ना, वो थप्पड़ जो है उसके शरीर को नहीं लगा, वो उसके मन को भी लगाया है। बहुत सारे लोगों ने थप्पड़ पिक्चर देखी होगी, उसमें वो डिस्टर्ब है। जो मैंने एक ही लाइन में कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो पंचिंग बैग की तरह उसको मारता है, तो थप्पड़ में उसको मारता है कि वो बॉस उसको डांटता है या उसकी जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बाद में वो ये रियलाइज नहीं करता ये मैंने गलत किया है, या उससे बार बार उसको लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये रियलाइज नहीं उसको होता कि मैंने कुछ गलत भी, मैं टेंशन में था, तुमने जो टेंशन है उसको उतारने का तरीका ये महिला अपनी पत्नी क्यों तेरे को मिली, दीवार पे मार लो, किसी और चीज पे मार लो, और क्यों मार लो? अपने आप पे नियंत्रण नहीं है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में क्यों रखते हो? और फिर उतनी ही बड़ी पार्टी तुम ऑर्गेनाइज करो और उसमें सबके सामने कहो कि मैं टेंशन में था, मैं डिप्रेशन में था, मैंने हाथ उठाए और मैं सॉरी करती हूँ। अपने आप को कहो कि मैं मरीज हूँ, मैं बीमार हूँ, इसलिए मैंने महिला पे हाथ उठाया। ये सब डॉक्टर साहब करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। यस, कोई और प्रश्न किसी का? नरेंद्र बैटरी लो। मैं आज की इस वेबिनार में डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा एज द डीन एकेडमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक फॉर टुडेज स्पीकर डॉक्टर मिश्रा जी and Professor Anjana Garg ma'am for such a nice elaborations on the topic effect of COVID-19 on Indian foreign policy, challenges for women and remedial measures. Ma'am, I am very thankful on behalf of our Vice Chancellor, our Dean Administration, our Registrar, and from all faculty deans. We are very much thankful that you have taken out your precious time and given a lot of information to us. Thank you. In future, thank you so much. We will be associating with you with many more webinars, with many more talks in future. So for connecting to BMU, we are very thankful for this particular webinar. Dear friends, this topic is basically related to Department of Political Science, but being a man of management, I personally feel that yes, I should contribute maybe for a 5 minutes brief to all of you that what could be the foreign policy impact on business as well as on other various aspects of society. Participants, I would like to mention that when you know this, that China was contributing a lot in terms of our export and import. So this relationship very recently, if this has been disturbed, so due to this, if Indian consumers, if they are boycotting the Chinese products, now look at the policy.
policy is affecting a lot to the all consumers, to the all manufacturers, to the all producers of Chinese firms. As far as the business is concerned, I personally feel that there is a sharp decline, specifically 4 or 5 industries. मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि 5 इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे, सबसे जो पहला इंडस्ट्री है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री में हमारे इंडिया में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स था, उसमें बहुत एकदम डिक्लाइन आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट्स को कवर करते हैं, इंडिया के हर पार्ट्स को टच करते हैं, जैसे हमारा साउथ है, गोवा है, राजस्थान है, हमारा बोध गया है, पिलग्रिमेजेस जितने भी प्लेसेस हैं, हिमाचल है, कश्मीर है, गुजरात है, मुंबई है। इसमें मैं दोनों एस्पेक्ट को लेना चाहूंगा कि जितना भी हमारा टूरिस्ट था, वो जब इन चीजों इन प्लेसेस को टच करता था, तो इस कोविड-19 की वजह से ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इज गोइंग टू फिनिश ऑफ, बिकॉज जितना रेवेन्यू हमारा जनरेशन था इस बिजनेस से, वो हमारा बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, एंड स्पेशली द फॉरेन एक्सचेंज पार्ट। सेम विद द कोलैबोरेशंस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मेरे नॉलेज में हैं जो हमारे राजस्थान में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में और साउथ के केरला में, जो कि अपने होटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे यहाँ उनके प्रपोजल्स थे बेस्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी। हमने उनको बहुत सारी रियायतें दी थी कि आप आइए और अपने वेंचर्स को हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वेंचर्स को यहाँ स्थापित कीजिए। लेकिन इस कोविड-19 की वजह से सारे प्रोजेक्ट में एक हॉल्ट आया है, वो रुक गए हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो एक इफेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ये भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फॉरेन पॉलिसी पार्ट है, अगर वो हमारा बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी कोविड-19 की वजह से जो अभी नया एक हमारे एशिया में और पूरे पैसिफिक रीजन में ये उभर के आया है, जो रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। बट बीइंग ए optimistic person in my life, I personally can see a very bright future for India. India is going to lead in coming 2 to 3 years. For many countries, they are affected badly by the COVID-19, but very fortunately, maybe it is due to some unknown factors. I can tell you some unknown factors. We are not that much affected. Don't go by the numbers, but go by the rate of death. Rate of death is very, very minimal in India. As far as business is concerned, yes, as our Prime Minister, Mr. Modi has told us that be self-reliant, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का उनका मतलब है जो हमारी MSME इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज जो बिल्कुल डूब गई हैं या डूब चुकी, उनको रिवाइव करने का एक बहुत अच्छा समय आया है। और हम वो चीजें अपने घरेलू उत्पाद की सेंस में बना के हम पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीजें हैं, जैसे कि BMU हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इसमें आयुर्वेद कॉलेज है हमारा। आयुर्वेदिक कॉलेज में जो आयुर्वेदा का जो फील्ड है, ये भी अपने आप में इंडिया में बहुत फेमस फील्ड है। इस फील्ड को अगर आप देखें, जितने घरेलू उत्पाद आयुर्वेद में हैं, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग अगर करें और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करें, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल हमारे लिए पॉजिटिव में हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी की जहां तक बात है, हम लोग जितने अच्छे रिलेशंस आज के हमारे अमेरिका से हुए हैं, उसमें भी मैं ये चाहूंगा कि वी हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेट क्यों? क्योंकि हमें अगर अपने पार्ट से कोई भी चैलेंज लेके उसका रेमेडी करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि हमें किसी ना किसी के साथ मिलके चलना होगा। हमारा पड़ोसी नेपाल है, मालदीव है, बर्मा है, आपके इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ये सभी, श्रीलंका है, इन सभी कंट्रीज में
पाकिस्तान है, इन सभी कंट्रीज में चाइना का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, लेकिन उस इम्पैक्ट को हम तभी कम कर सकते हैं जब हमारा जो इम्पोर्ट है वो जितना बढ़ाएंगे हम, और एक्सपोर्ट को जितना मैनेज करेंगे, इन चीजों का अगर हमारा बैलेंस होगा तो हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स आएगा। ये सिर्फ और हमारे आत्मनिर्भर बनने से, हमारी एमएसएमई को उठाने से, ये बिजनेस प्रपोजल अगर हम अपने कंट्री में थोड़ा सा मेहनत करके, हमारी गवर्नमेंट अगर इस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दे, हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी फंडिंग भी हुआ है, लेकिन जो एक इच्छा शक्ति है किसी भी व्यक्ति में एमएसएमई के लिए, उसको आगे आना, पॉजिटिव माइंड से उस चीज को देखना पड़ेगा। और जो फॉरेन पॉलिसीज है आज के दिन हम चाहेंगे वे पॉजिटिव माइंड विद ऑप्टिमिस्टिक व्यू, हम ये सोच रखें कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाते हुए हमने जितना भी आसपास के कंट्रीज हैं सबके ऊपर एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं हम उनके वहां भेजें, बनाएं, तभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज, सेफ्टी और हमारे फॉरेन रिजर्व में काम करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम का लिमिट है इसमें, लेकिन मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बीएमयू से जुड़े। आज के इस सेमिनार के दोनों स्पीकर्स को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर सोनिका हैं, डॉक्टर मंजीत हैं, डॉक्टर पवन हैं। They have done fantastic job. I congratulate for this very good ventures that they had provided a platform to all our participants, research scholars, and invited other dignitaries to our BMU platform. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much.